जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। इसमें शामिल नहीं कहा गया है, उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है आपका इसमें? तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं होगा। कौन नहीं होगा आपका? आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अब बात आती है, यहाँ पे उद्देशिका की बात आई है। उद्देशिका जिसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? प्रस्तावना भी कहा जाता। अब बात करेंगे प्रस्तावना को सर्वप्रथम किनके द्वारा पेश किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। तो अब उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और यह पारित कब हुआ था आपका? 22 जनवरी 1947 को। कब पारित हो जाता है? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। अब बात करें प्रस्तावना। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे, प्रस्तावना में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया। वह कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन सा है? राजनीतिक। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? 5 प्रकार का। जो हो जाएगा आपका विचार, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म, उपासना, आपका विश्वास, धर्म और उपासना। वहीं समानता की अगर बात करें, प्रस्तावना पे कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, अवसर और प्रतिष्ठा। किसका है? अवसर और प्रतिष्ठा का है। किसका उल्लेख है? अवसर और प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया। अब बात करें कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। वह शब्द क्या था? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। क्या चीज को जोड़ा गया? राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलान करने को दिया है कि कौन सी राज्य कब गठित हुआ था। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। आपका गोवा राज्य की बात करें 1987, गोवा राज्य का गठन 1987। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में। मेघालय राज्य की गठन 1972 में। और सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया? 1975 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम को सहराज का दर्जा कौन से संविधान संशोधन, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया। क्या चीज का दर्जा दिया गया? सहराज का दर्जा। वहीं 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो सिक्किम राज्य कब बनता है? 1975 में। अगला देखेंगे 3 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का अधिकार, जिसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया?
अनुच्छेद 312 में। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन अनुच्छेद 312 में। और केवल यह अधिकार किनके पास है? राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से आपका 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 4 में दिया है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आपको आधार रखा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के में, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इंदिरा गांधी की द्वारा आपको यह ज्यादा दुरुपयोग किया गया था। उसी के बाद सशस्त्र विद्रोह लाया गया और अशांति के स्थान पे क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन में बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको वरीयता क्रम में सजाने को दिया है। वरीयता क्रम में सजाए तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। दूसरा पे आ जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तीसरा पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री। तीसरा पे कौन आएंगे? प्रधानमंत्री आ जाएंगे। चौथा बात करें, राज्यों का राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल चौथा में हो जाएगा राज्यों का राज्यपाल। 5वां में आ जाएगा उप प्रधानमंत्री। 5वां में कौन हो जाएगा? उप प्रधानमंत्री हो जाएगा। 4 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश और एवं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखिए आपको कौन पूछा है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति आ जाएगा, तो इसमें 3 नंबर आगे होगा। उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 6 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय, ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसी के तहत महिला को भी वोट देने का अधिकार मिला था। वहीं बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत बर्मा का निर्माण किया गया। बर्मा अलग कब हुआ था? जिनका नाम वर्तमान में क्या है? म्यांमार है। बर्मा अलग कब हुआ? 1937 में। बर्मा से बाउंड्री कितना लगता है? 1643 किलोमीटर। बर्मा का ही वर्तमान नाम क्या आपका? म्यांमार है। क्या आपका? म्यांमार, जिससे बाउंड्री कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से लगता है। वह 4 राज्य कौन है आपका? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है आपका नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद मणिपुर। कौन आता है? मणिपुर। उसके बाद कौन आता है? मिजोरम। मिजोरम। कौन आता है आपका? मिजोरम। बात करें सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का अधिनियम। सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? 1909 का अधिनियम। अब भारत और पाकिस्तान को बंटवारा की बात किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके अलावे देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया आपका? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। वहां न्यायिक, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा की बात करें, न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया? वह भी तो आपका न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करें, न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, वह कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? महाभियोग की अगर बात करें कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद अगर बात करें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति की पद की बात करें, वह भी अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड की अगर बात करें, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व लिया गया है।
वहीं राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल भी कहां से लिया गया? तो वह भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, वह भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। जापान की बात करें, जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। कनाडा से बात करें, संघात्मक शासन प्रणाली, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, वह भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शी न्यायालय के बारे में भी चर्चा कहां से लिया गया? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में मिलान करने को दिया है। क्या कह रहा है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। टोटल 7 सदस्य थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अस्थायी अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के विषय में गलत है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद यह कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। अनुच्छेद 51A में इसके आदर्शों के स्थान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान शामिल है, यह भी सही है। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए भी आपको कहा गया, यह भी सही है। तो इसमें कहा क्या रहा था कि गलत कौन सा है? तो केवल कौन है? केवल एक गलत है। तो इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था आपको। किसको? मौलिक कर्तव्य को। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। पहले आपको अगर बात करें इसका भाग, कौन सी भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 4 का ए में है। अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद कहां से कहां है? आपका 51 का ए में। किसमें? आपका 51 का ए। तो अनुच्छेद 51 का ए में किसमें है? अनुच्छेद 51 का ए में है। अगर बात करें पहले आपका मौलिक कर्तव्य कितना था? 10 था। आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को विस्तृत करके कितना कर दिया गया? 11। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे 10 नंबर। 10 नंबर में भी मिलान करने को दिया गया है। कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान और स्रोत को बताएं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। राजकीय नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड। राजकीय नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडल सरकार कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया? कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया? कनाडा से। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 11 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका उपयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है? तो फास्फोरस 32 और आपका कोबाल्ट 60, किसका उपयोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी का। तो निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिनका उपयोग रक्त कैंसर के नियंत्रण में किया जाता है? फास्फोरस 32 का और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 की बात करें तो आपको थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसमें किया जाता है? थायराइड ग्रंथि के उपचार में। इसके अलावा अगर हम लोग जाने यूरेनियम की अगर बात करें, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल चट्टान की आयु ज्ञात करने में, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल चट्टान की आयु ज्ञात करने में। उसके बाद सोडियम अगर बात करें, सोडियम 24 का प्रयोग किसमें किया जाता है? रक्त का थक्का पता लगाने में किया जाता है। वहीं आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने में किसमें क्या आता है? ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग।
लोहा 59 की बात करें, लोहा 59 का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका औरक्ता, औरक्ता का पता लगाने में, औरक्ता का पता लगाने में किया जाता है। तो लोहा 59 का प्रयोग किसमें किया जाता है? औरक्ता का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, अपवर्तन। अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? तो कौन हो जाता है आपका? प्रकाश की आवृत्ति। कौन हो जाएगा? प्रकाश की आवृत्ति। अब इनके अलावे अगर हम लोग बात करें, पहले अगर बात करें इसका प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की मुख्य विशेषता, पहला नंबर जानेंगे हम लोग इसमें, वेग, वेग और तरंगधर, वेग और तरंगधर का बदलना, तरंगधर का बदलना यह पहली विशेषता है। पहली विशेषता क्या है? वेग और तरंगधर का बदलना। वहीं दूसरा आता है आवृत्ति का स्थिर रहना। दूसरा क्या होगा विशेषता? आवृत्ति का स्थिर रहना। आपको क्या होता है? आवृत्ति का स्थिर रहना। उसके बाद तीसरा अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर झुकना, अभिलंब की ओर झुकना। और किस माध्यम में जाएगा आपको? विरल से किधर जाएगा? विरल से सघन की ओर जाएगा, विरल से सघन की ओर जाएगा। वहीं बात तीसरा अगर चौथा करें, अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर हटना, अभिलंब से दूर हटना, यह हो जाएगा सघन से किधर जाएगा? विरल की ओर, सघन से विरल की ओर जाएगी। वहीं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, किरण और अभिलंब, अभिलंब किरण, यह सभी क्या होता है? सभी एक ही तल में होता है, सभी एक ही तल में होता है। क्या होता है? सभी एक ही तल में होता है। अब इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें किस माध्यम से, तो पानी का, पानी, पानी में पेंसिल, पानी में पेंसिल जो रहता डूबा हुआ, वह कैसा प्रतीत होता? वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता, मतलब टेढ़ा सा दिखाई देगा। वहीं बात करें लेंस, लेंस और प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म में क्या होता? प्रकाश का, प्रकाश का मुड़ना। क्या हो जाएगा? प्रकाश का मुड़ना हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसी में हो जाएगा आपका इंद्रधनुष का भी मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दिया हुआ है, 13 में कह रहा है कि दाहिने हाथ, कौन हाथ का कह रहा है? दाहिने हाथ, दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर दर्शाती है? तो किसको दर्शाता है? चालक की गति। किसको दर्शाता? चालक। किसको कह रहा? अंगूठा निम्नलिखित में से किस दिशा को दर्शाता? चालक की गति। इसके बाद अगर बात करें तर्जनी, तर्जनी की बात करें, यह किसको दर्शाता है? चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। वह मध्यमा, मध्यमा की बात करें, यह किसको बतलाता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। किसको बतलाता है? विद्युत धारा की दिशा को बतलाता है। और अंगूठा किसको बतलाता है? चालक की गति। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, मध्यमा की बात करें वह विद्युत धारा को बतलाता है, और जबकि अंगूठा किसको बतलाता है? चालक की गति को बतलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के विक्षेपण की परिघटना में लघुत्तम तरंगधर की प्रकाश तरंग कितना होता है? तो कौन हो जाएगा? मंदित हो जाती है और सार्धिक अपरिवर्तित रहती है, मंदित होती है और क्या होता है? सार्धिक अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इस लवण का, आपका लवण का क्या हो जाएगा? जल, तो जल अपघटन। क्या हो जाएगा? जल अपघटन। अगर कॉपर सल्फेट की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O होता है, जिसको क्या कहते हैं? नीला थोथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला थोथा।
तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 5H2O, जिनको क्या कहा जाता है, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन -0.65 है तो उसके प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विटामिन D2 को। किसको कहा था, विटामिन D2 को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहता है, रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें, थायमिन। क्या कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 की बात करें, राइबोफ्लोबिन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लोबिन। क्या कहते हैं, राइबोफ्लोबिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 की बात करें, इसको क्या कहते हैं, नियासिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, नियासिन कहा जाता है। वहाँ विटामिन B5 की बात करें, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहता है, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन विटामिन B7 की बात करें, इसको कहा जाता है बायोटिन। क्या कहा जाता है, बायोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोटिन। विटामिन B7 को बायोटिन। विटामिन B11 को क्या कहता है, फॉलिक अम्ल। क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं, फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सी की बात करें, सी को क्या कहा जाता है, एस्कर्बिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एस्कर्बिक। एस्कर्बिक अम्ल के नाम से और बात करें विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। के को क्या कहता है, फिलोकिनॉन। क्या कहते हैं, फिलोकिनॉन। क्या कहा जाता है, फिलोकिनॉन। विटामिन के को क्या कहता है, फिलोकिनॉन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, कॉले कॉलरे कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कॉले कैल्सीफेरॉल। क्या कहता है, कॉलरे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो यह तो 12 तो हो ही गया, चलेंगे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हड्डी हड्डी की कोशिका हड्डी की कोशिका एक कठोर मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती है, जो बनी होती है किसका, आपका कैल्शियम और फास्फोरस। किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। 19 नंबर क्या कह रहा है कि प्लूटोनियम आपको यूनाइट के नाभिकों का न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग, परमाणु परमाणु का प्रोटॉन संख्या। परमाणु का प्रोटॉन संख्या अगर पूछा जाए तो कितना दिया हुआ है इसमें, आपका 94 हो जाएगा। वहीं द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 242। अब देखेंगे इसकी फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन। अब आपसे पूछा क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन की संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो कितना दिया है प्रोटॉन संख्या आपको, 242 हो जाएगा। 242 में से 94 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 148। कितना आ जाएगा, 148। कितना आ जाएगा, 148। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के मान में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। वर्षा में जल में pH मान 6.5 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय हो जाता है। यह तो गलत हो जाएगा, 5 से कम होगा तब अम्लीय होगा। जीव विस्तृत pH में जीवित रह सकता है, यह भी नहीं हो जाएगा। मुंह के pH मान 4.5 से कम नहीं, 5.5 से कम होगा तो दांत क्षरण होगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो केवल एक ही सही है। कौन सही है, केवल एक ही सही है।
अब यहाँ पे बात करें आपका पीएच मान के बारे में, तो जठर रस में पीएच मान कितना होता है? 1.2 से 2.0 हो जाएगा। वहीं नींबू का पीएच मान, नींबू का अगर पीएच मान की बात करें 2.2 से 3.4 के बीच में आ जाएगा। वहीं दूध की बात करें, दूध का हो जाएगा 6.4। अब मूत्र की बात करें तो मूत्र का कितना होता है? 6 होता है। रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्र जल का, समुद्री जल का कितना होता है? 7.5 से 8.5 हो जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का कितना होता है? 8.5 से 9.2। तो जठर रस का पीएच मान 1.2 से 2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 3.4, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6, रक्त का पीएच मान 7.4, समुद्र का 7.5 से 8.5, बेकिंग सोडा का 8.5 से 9.2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में मिलान करने को दिया है। क्राउन क्या कह रहा है कि अपवर्तनांक बतलाएं, क्राउन का कितना हो जाएगा? 1.52 हो जाएगा। अल्कोहल की अगर बात करें तो 1.36, अल्कोहल का कितना होगा? 1.36। बेंजीन की अगर बात करें 1.5.2 हो जाएगा। उसके बाद अगर नीलम की बात करें कितना हो जाएगा? 1.77। कितना हो जाएगा? 1.77। ऑप्शन बन जाएगा इसमें आपका 2 नंबर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 22 में दिया, निम्न कथन पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या होता है? घट जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते तो जल का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर, पाइनस। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत का उदाहरण है? तो किसको है? जिम्नोस्पर्म का। किसको है? जिम्नोस्पर्म का। पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म। आप बायोफ्राइटा की बात करें, इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? मांस और हो जाएगा लीवर वट। मांस और लीवर वट होगा। कौन होगा? लीवर वट हो जाएगा। ट्रेडोफाइटा की अगर बात करें फर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्न। तो फर्न किसका हो जाएगा? ट्रेडोफाइटा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में भी मिलान करने को दिया है। क्या कह रहा है कि वलयांकृत कृमि किसमें हो जाएगा आपका? ये तो किसमें हो जाएगा? केचुआ। वलांकृत कृमि किसमें आता है? केचुआ। संपादित की अगर बात करें तो किसमें हो जाएगा? चीटी में। किसमें आ जाएगा? चीटी में। किसमें आ जाएगा? चीटी। अच्छा, ऑप्शन छोड़ दिया है। इसमें क्या हो जाएगा? चीटी। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। अब आता है इकानोडार्मेटा। तो यह क्या होता है? समुद्री तारा मछली हो जाएगा। आप पृथ्वी कृमि क्या हो जाएगा? फीता कृमि। ऑप्शन नंबर बन जाएगा इसका आपका 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता? फॉलिक एसिड होता। बिल्कुल सही है। विटामिन B7 का पैराडॉक्सिन नहीं होता है। विटामिन B7 का क्या हो जाएगा? बायोटीन होता है। क्या होता? बायोटीन होगा। क्या होगा? बायोटीन होगा। वहीं विटामिन डी की अगर बात करें तो यह क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो यह भी गलत हो गया। क्या कह रहा था? इनमें से गलत कथन कौन है? तो 2 और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में दिया है कैथोड एनोड किरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को आपको सही कथन को पहचाने? तो कैथोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए क्या होती है? समान होती है। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। कैथोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में क्या दिया है कि प्लूटोनियम प्लूटोनियम प्रतिरोध तापमापी से किस पारस तक के ताप मापे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक जाता है? -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगला देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा पायरुवेट। पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। तो किसमें होता है आपका?
माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अगर बात करें, किन्होंने किया था? अल्टमैन, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता, अल्टमैन ने, किन्होंने किया था? अल्टमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। नामकरण किन्होंने किया था? बेंडा ने। किन्होंने किया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की खोज किया किन्होंने? स्पेंसर ने। किन्होंने किया था? स्पेंसर। क्लोरोप्लास्ट की खोज किन्होंने किया था? स्पेंसर ने किया था। नाभिक की खोज, परमाणु की नाभिक, परमाणु की नाभिक की खोज किन्होंने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किन्होंने किया था? रदरफोर्ड। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड। कोशिका द्रव्य की बात करें, डुजार्डिन ने। किन्होंने किया था? डुजार्डिन ने। किन्होंने किया था? डुजार्डिन ने। तो कोशिका द्रव्य की खोज किन्होंने किया था? डुजार्डिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या कहता है कि पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स। क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स। पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, प्लास्टिक और आपका प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है? तो दोनों में क्या होता है? डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता। प्लास्टिड्स की अगर बात करें, प्लास्टिड जो होता है केवल पादप में पाई जाती है। यह 3 प्रकार का ओबर्नी लवक, बर्नी लवक, क्या होता है? लवक होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर में करंट की शुरुआत हो गया। करंट कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नेता श्री नितिन नवीन, बिहार के नेता श्री नितिन नवीन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव किस विधानसभा से जीता था? बांकीपुर विधानसभा से। कहां से जीता था? बांकीपुर विधानसभा से जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। हाल के दिनों में श्रीलंका ने आए विनाशकारी तूफान दितवाहा का नामकरण किस देश ने किया था? किन्होंने किया था? यमन। दितवाहा का नामकरण किन्होंने किया था? यमन। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, चीडो और जूड का नामकरण किन्होंने किया था? मॉरिशस ने। किन्होंने किया था? मॉरिशस ने। किन्होंने किया था? मॉरिशस के द्वारा किया गया। उसके बाद आपका डीके लेडी की आपका नामकरण किन्होंने किया था? दक्षिण अफ्रीका। किनके द्वारा किया गया? दक्षिण अफ्रीका। किन्होंने किया था? दक्षिण अफ्रीका। डीके लेडी चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने किया था। उसके बाद अल्फ्रेड चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड चक्रवात का नाम किन्होंने किया था? ऑस्ट्रेलिया। किन्होंने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं बात करें शक्ति की बात करें, शक्ति चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? श्रीलंका के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। वहीं रागासा चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? फिलीपींस ने। किन्होंने किया था? फिलीपींस के द्वारा किया गया। वहीं बात करें हेलोंग किन्होंने किया था? हेलोंग किन्होंने किया था? वियतनाम ने। किन्होंने किया था? हेलोंग चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? वियतनाम ने किया था। मैकमो चक्रवात का नामकरण किन्होंने किया था? लाओस। किन्होंने किया था? लाओस ने किया था। मोन्था की बात करें, मोन्था का नामकरण किन्होंने किया था? थाईलैंड ने। किन्होंने किया था? थाईलैंड ने किया था। उसके बाद कालमेगी की बात करें, कालमेगी का नामकरण किन्होंने किया था? उत्तरी कोरिया। किन्होंने किया था? उत्तरी कोरिया। किन्होंने किया था? उत्तरी कोरिया ने किया था। उसके बाद केजमी का नामकरण किया था? मेडागास्कर। किन्होंने किया था? मेडागास्कर। किनके द्वारा किया गया? मेडागास्कर। तो ये सारे चक्रवात था। चक्रवात में हम लोग क्या क्या जाने, तो यहां पर देखें, चीडो और जूड का नामकरण मॉरिशस ने किया। डीके लेडी का नामकरण दक्षिण अफ्रीका ने किया। अल्फ्रेड चक्रवात का नाम किन्होंने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने। रागासा नाम दिया था? फिलीपींस ने। हेलोंग नाम दिया था? वियतनाम ने। और मेकमो किन्होंने दिया? लाओस ने। मोन्था चक्रवात का नाम किन्होंने दिया? थाईलैंड ने। कालमेगी का नामकरण उत्तरी कोरिया। केजमी का नामकरण किन्होंने क्या था? मेडागास्कर ने। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बजट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुट सही है? इस बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा किया गया। बिल्कुल सही दिया हुआ। बजट 2026-27 में आर्थिक विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया। यह भी क्या है? आपका सही है। अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने की भी घोषणा किया गया। यह भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ?
चर्चित पुस्तक जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कहरारे के लेखक कौन है? तो कौन था? राजवंती मान। कौन है आपका? राजमांती मान है। इनके अलावे अगर पुस्तक की बात करें, अटल 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 बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, द इंटरनल स्टेटस, यह लेखक कौन था इसका? विजय गोयल। कौन था? विजय गोयल। कौन था? विजय गोयल था। वहीं बात करें एग्जाम वॉरियर के लेखक, एग्जाम वॉरियर का कौन था? नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर के कौन हुए? नरेंद्र मोदी हुए। आकाश का अगर बात करें, आकाश का लेखक कौन था? जी चंद्रमौली। कौन था? जी चंद्रमौली थे। कौन थे? जी चंद्रमौली थे। चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है, चुनौतियां मुझे पसंद है के लेखक कौन था? आपका सुदेश धनखड़। कौन था? सुदेश धनखड़। कौन था? सुदेश धनखड़ था। भारत दैट इन इंडिया के लेखक कौन था? सुधा मूर्ति। कौन था? सुधा मूर्ति। कौन था? सुधा मूर्ति। भारत दैट इन इंडिया के लेखक कौन था? सुधा मूर्ति। आफ्टर मी चाउस के लेखक कौन था? एम जे अकबर। कौन था? कौन था? अकबर। तो क्या देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, द इंटरनल स्टेटस के लेखक कौन हुआ? विजय गोयल। एग्जाम वॉरियर के नरेंद्र मोदी। आकाश के लेखक जी चंद्रमौली। चुनौतियां मुझे पसंद है सुदेश धनखड़। भारत दैट इन इंडिया के लेखक सुधा मूर्ति। आफ्टर मी चाउस के लेखक कौन है? MJ अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 35 में क्या दिया हुआ है? 35 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर। 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगर बात करें 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 14 दिसंबर को विश्व बंदर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बंदर दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। कब? आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखेंगे 36 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष से कम के बच्चे के द्वारा सोशल मीडिया पर किया जा रहे प्रयोग को प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कितना वर्ष से छोटे बच्चे को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंध कर दिया है? तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन का था किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो कहां पे किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पे किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अगला देखेंगे 38 नंबर, 38 में कहा था प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2012। कब किया गया था? 2012। इन्हीं के बारे में एक बार अफवाह फैला था, याद था, इनका निधन 2 बार हुआ है। किनका? आपका धर्मेंद्र प्रधान का। अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सॉरी जी, धर्मेंद्र आपका ही है। धर्मेंद्र आपका अभिनेता है। कब इनको पद्म विभूषण दिया गया था? 2012। कब दिया गया था? 2012 में। अगर बात करें इनकी प्रथम मूवी का नाम क्या था? दिल भी तेरा हम भी तेरे। काहे हंस रहे हैं? दिल भी तेरे हम भी तेरे किनका पुस्तक था? धर्मेंद्र का था। किनका था? धर्मेंद्र का। याद रखेंगे, दिल भी तेरे हम भी तेरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, आपका T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रोहित शर्मा। किनको बनाया गया? रोहित शर्मा। इनके अलावे जानेंगे दिल्ली महाकुंभ, दिल्ली खेल महाकुंभ, कोई बात नहीं, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। कौन है? शिखर धवन है। कौन है? शिखर धवन है दिल्ली महाकुंभ का। आपका न्यू बैलेंस
न्यू बैलेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जहानवी कपूर। जहानवी कपूर कौन है? जहानवी कपूर है। उसके बाद पंजाब नेशनल, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमन, हरमनप्रीत कौर, प्रथम महिला बनी है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा राज्य के महिला आयोग के, हरियाणा राज्य के महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली, शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा है। अगला देखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? कौन है आपका? संजू सैमसन। कौन है आपका? संजू, संजू सैमसन। कौन है? संजू सैमसन है। वह पहली मानसिक, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका, दीपिका, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण बनी है। वहीं विकसित, विकसित, विकसित भारत, विकसित भारत का विल्ड थ्रॉन, विल्ड थ्रॉन, विल्ड थ्रॉन कौन बना है? शुभांशु शुक्ला। कौन बना है? शुभांशु शुक्ला। कौन बना है? शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अरेबिज का कौन हो जाएगा? आलिया भट्ट। अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन मंदारिन, मंदारिन संतरे को, मंदारिन संतरे को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो कहां से? पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा ऑप्शन में बिहार दिया हुआ, बिहार में किसको किसको जीआई टैग मिला है? शाही लीची। कौन सा लीची? शाही लीची, शाही लीची, शाही लीची। कौन हो जाएगा? शाही लीची। जर्दालू, जर्दालू आम, जर्दालू आम। कतरनी, कतरनी, कतरनी चावल, कतरनी चावल। मगही, मगही पान, मगही पान। मिथिला, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना। मधुबनी, मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। अब वहीं सिलाव का खाजा, सिलाव का खाजा, इस सब को बिहार का जीआई टैग, बिहार में जीआई टैग शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मिथिला मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया महाराष्ट्र में। मिराज, मिराज शहर, मिराज शहर के सितार, और किसको दिया गया है? तानपुरा को दिया गया। मिराज शहर के सितार और किनको मिला है? तानपुरा को मिला है, असम का। मांजूरी मुखेटे, कौन था? मांजूरी मुखोटे, वही जो पहनने वाला होता, मांजूरी मुखेटे कहां पे मिला है? असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना आजकल के समय में ज्यादा होता है। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इसके अलावा अगर कुछ जाने, तलवार, तलवार, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना का बनेगा कठिन काम, कठिन कार्य करना। क्या होगा? कठिन कार्य करना। कट जाना, कट जाना का मतलब क्या होगा? आंखें चुराना, आंखें चुराना। वो वाला आंखें चुराना नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तो कट जाना क्या हुआ? आंखें चुराना। अगला लिखेंगे आंख लगना। हाँ, ज्यादातर तो क्लास में आप लोग को यही होता, आंख लगना। क्या होगा? आंख लगना। तो क्या होगा? नींद आना। क्या होगा? नींद आना। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 42। 42 का था आवेशित, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनावेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन बनेगा? अनावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। धीरे धीरे में से निम्न में से कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। कौन है? अवयवी भाव समास है। समास के बारे में हम लोग जानेंगे। समास किसको कहता है? तो दो या दो से अधिक, अधिक शब्दों से मिलकर, मिलकर
एक नया सार्थक शब्द बनाता, नया सार्थक शब्द बनाता, सार्थक शब्द बनाता, उसी को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक बनाता, उसी को क्या कहते हैं? समास। समास क्या प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। समास क्या प्रकार का? 6 प्रकार का होता। सबसे पहले अवयवी समास, अवयवी, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसको कहते हैं? इसमें पहला पद, इसमें पहला पद क्या हो? पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और अवयवी हो, और अवयवी हो, क्या हो? अवयवी हो। तो वह पहला पद प्रधान हो और वह पहला अवयवी हो, वह अवयवी समास कहलाता। जैसे में आजीवन, आजीवन, तो क्या हो गया इसमें? जीवन प्लस भर, जीवन भर हो गया ना, आजीवन भर करा तो जीवन भर हो गया। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल है, यथा, यथाशक्ति में क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। चलिए दूसरा समास जानते हैं, तो कौन होता? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन होगा? तत्पुरुष समास कौन होगा? तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? तत्पुरुष समास। बाद का, इसमें क्या होता? बाद का पद प्रधान होता, बाद का पद क्या होता? प्रधान होता है। जैसे में राजपूत कौन होगा? राजपूत, मतलब क्या हो गया? राजा का पुत्र, क्या होगा? राजा का पुत्र। क्वेश्चन बार बार काहे आता है जी? राजा का पुत्र। वहीं बात करें दूसरा, यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए इसमें क्या हो जाएगा? शाला हो जाएगा, जो यहाँ पे यज्ञ होता है। तो यह क्या है? तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है जिसका बाद का शब्द क्या हो? प्रधान हो। अवयवी भाव समास उसको कहा जाता है जिसका पहला पद प्रधान हो और अवयवी हो। इसके अलावे दो गो तो जान गए, तीसरा समास हम लोग जानते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास किसको कहते हैं? एक पद, एक पद, एक पद, पहला पद जो होगा वह क्या होगा? विशेषण होगा, विशेषण को बतलाएगा, और वहीं दूसरा पद विशेष को बतलाएगा। किसको बतलाएगा? विशेष को। तो पहला पद विशेषण को बतलाएगा, दूसरा पद किसको बतलाएगा? विशेष को। जैसे में, जैसे में नील कमल, नील कमल मतलब हो गया नीला है कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल। तो इसमें क्या हुआ? पहला पद विशेषता बता रहा है, कैसा विशेषता? कमल कैसा है? नीला है। और दूसरा क्या? उसका विशेष बतला रहा है। इसके बाद देखेंगे महादेव, तो जो महान है, महान है जो देव, उसी को क्या कहते हैं? महादेव। चौथा समास द्विगु समास, क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसमें पहला पद, पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, और किसका बोध कराता हो? समूह का बोध कराता हो। और किसका बोध कराता हो? समूह का। तो पहला पद संख्यावाचक हो और समूह का बोध कराता हो, उसको द्विगु समास कहा जाता है। एग्जाम्पल में त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। तीन भुवनों, आपको तीन भवनों का क्या हो जाएगा? तीन भवनों का, तीन भवनों का समूह हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा लिख सकते हैं नवग्रह, नौ ग्रह, नौ ग्रह का समूह। यह कौन सा समास में आएगा? द्विगु समास में। पांचवा समास जानेंगे, पांचवा आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व कौन सा समास होगा? द्वंद्व कौन सा? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होता है? प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, और उनके बीच, उनके बीच और या आता है। और या क्या आता है? या आता है। जैसे में देख लेंगे हम लोग, आपका रात कोमा दिन, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? रात और
दिन, मतलब इसमें बीच में क्या आ गया आपका और आ गया, तो और या जिसमें आएगा वह क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। जैसे में और ले लीजिए, माता पिता, माता पिता को क्या लिखेंगे, माता और पिता, माता और पिता, तो यह कौन सी समास में आ जाएगा, द्वंद्व समास में आ जाएगा। लास्ट समास हम लोग देखेंगे, लास्ट समास की बात करें तो कौन होगा, बहुब्री समास। बहुब्री समास कौन होता, बहुब्री समास। बहुब्री समास किसको कहा जाता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे में जिसमें दशानंद, दशानंद, दस है क्या है आपका आनंद, इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दस है रानंद। जैसे मैं आपको एग्जांपल में क्या हो जाएगा, रावण कौन हो जाएगा, लंबोदरम, लंबोधरन क्या हो गया, गणेश कौन हो जाएगा, गणेश। या किसमें हो जाएगा, जिसका लंबा हो उधर वह किसमें आएगा, बहुब्री समास में। इसमें कोई भी वह पद क्या होता, प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 44 की बात करें, 44 क्या कहता है, दो समावर्ती, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के संधि होते हैं। वह साधी वाला संधि में नहीं, यह अलग संधि है, वह संधि होता है। इसमें पहला कौन होता है, या तो परिभाषा तो क्वेश्चन में दिया जी, दो समावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। संधि होता कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। पहला स्वर संधि, पहला कौन होगा, स्वर्ण संधि। तो इसमें स्वर्ण संधि की अगर बात करें, जब दो स्वरों का मेल हो, जब दो स्वरों का मेल हो उसको क्या कहेंगे, स्वर संधि कहा जाता है। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसको कहते हैं, इसमें व्यंजन और स्वर, व्यंजन या स्वर का ले सकते हैं, व्यंजन या स्वर का मेल हो उसी को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहा जाता है। तीसरा कौन होता है, विसर्ग संधि। कौन होता है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ क्या होगा, स्वर या व्यंजन का मिश्रण हो, व्यंजन का मिश्रण हो उसी को क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, वह आया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और है, कौन है आपका, और है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, 46 में क्या दे रहा है, सिलेक्टेड सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, ऑप्शन नंबर डी। कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, 47 कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेड, मतलब सही आपको इसमें गलत का, तो गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें इनक्रोच को अगर लिखेंगे इन की OACH होगा, तो इसमें उल्टा लिखा हुआ, जिसका हिंदी क्या होता है जी, अतिक्रमण होता है। क्या होता, अतिक्रमण होता है। वहीं बात करें इल्यूशन की, क्या होता है हिंदी, भ्रम होता है। क्या होता, भ्रम होता है। डेलीगेट का मतलब क्या होता, प्रतिनिधि होता, प्रतिनिधि होता। डेलीगेट का क्या होता, प्रतिनिधि। ऑब्टेंट का क्या हो जाएगा, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। वाह, आप लोग का इंग्लिश तगड़ा है। कौन हो जाएगा, प्राप्त करना। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पाद की मांग में परिवर्तन के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, समान कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहा जाता, अपस्फीति या अवमूल्यन, तो क्या हो जाता, अपस्फीति। 49 का क्या हो जाएगा, समान कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहा जाता, अपस्फीति के नाम से जाना जाता। अवमूल्यन तो वह आपको आयात की सस्ता करने के लिए क्या जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 50, 50 की बात करें, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश में संकुचन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहता, बहिर्गमन कहा जाता है। क्या कहते हैं, बहिर्गमन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 51, 51 का रहा है, 51 में दिया हुआ है कि भारतीय मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माना जाता है,
M3 किसको माना जाता है? M3 को माना जाता है। वहीं M1 की बात करें तो यह सबसे अधिक तरल और क्या होता है आपका, और आसान होती है। क्या होती है? आसान। तो सबसे तरल अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? M1 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर में क्या कह रहा है कि विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्न में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो पूंजीगत प्राप्तियां, क्या कहा गया? पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन एकाधिकार प्रतियोगिता का विशिष्ट उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? साबुन के लिए बाजार। कौन हो जाएगा? साबुन के लिए बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। 54 में दिया है हेनसांग। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो कौन था? वाराणसी। हेनसांग, क्या हेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। तो उसका कहां पे कह रहा कि उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल सूती के लिए कौन था? वाराणसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55। 55 में कह रहा सबने अवज्ञा आंदोलन कब रहा था? 6 अप्रैल 1930, जिस दिन नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था उसी दिन सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस कार्य पर ज्यादा महत्व दिया था? रचनात्मक कार्य पर। किस पे दिया था? रचनात्मक कार्य पे बल दिया था। 56 नंबर, निम्न कथन पर कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कल्हन का ग्रंथ राजतरंगी में संस्कृत में है, बिल्कुल, जिसमें कश्मीर के राजाओं की चर्चा मिली है। इन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, यह भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी का पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल में के बारे में, यह भी सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक माने जाते हैं। खड़ी बोली का जनक भी किनको कहा जाता? अमीर खुसरो का कहा जाता है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूनामा की रचना किया था? नहीं, यह गुलबदन बेगम ने किया था। किन्होंने किया था? गुलबदन बेगम। तो इसमें कौन कौन सही है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे 57। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था? तो किन्होंने क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। किन्होंने क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की बात करें आपका, इसमें खिलजी का दिया हुआ है ना, अधिकांश खिलजी के बारे में जान लीजिए। खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से लेकर 1320। खिली वंश की स्थापना की बात करें 1320 था ना, 1320। तो खिली वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिली के द्वारा, किनके द्वारा किया गया? जलालुद्दीन फिरोज खिली के द्वारा किया गया। आपका बात करें गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या कौन वंश का था? तुगलक वंश का था, जिन्होंने पहली बार भारत में नहर बनाने का काम किया था। भारत में सबसे पहले नहर बनाने का काम किन्होंने किया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो जान रहे हैं, इन्होंने कृषि के लिए एक विभाग चलाया था जिसको नाम क्या दिया गया था? दीवान ए कोही। क्या नाम था? दीवान ए कोही। क्या नाम था? दीवान ए कोही, जो क्या था? कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। 58 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कौन संबंधित था इसमें? अरविंद घोष। कौन सा था? अरविंद घोष। अगर बात करें गरम दल और नरम दल विभाजित कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। उसी में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कर रहा है? नेताओं की सूची व उनके में मिलान करना है। 1857 की क्रांति की नेताओं की सूची दिया है। कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से किया था। हजरत महल की बात करें तो लखनऊ से, हजरत महल ने लखनऊ से। खान बहादुर की बात करें बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला ने कहां से किया था? फैजाबाद से। कहां से किया था? फैजाबाद। इसके अलावा बात करें कि 1857 की क्रांति शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को। कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से। 20वीं NI के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 20वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस प्रकार की भूमि को अपरहद भूमि कहा जाता है? तो बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते हैं? अपरहद भूमि। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में कई प्रकार की क्षेत्र आता है, जिसमें गुप्त काल के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इसका शासन चला था। अब बात करेंगे गुप्त काल में जो क्षेत्र हुआ करता था, क्षेत्र को क्या कहा जाता था?
कृषि करने योग्य भूमि, क्षेत्र को कृषि करने योग्य भूमि क्या कहते हैं, कृषि योग्य भूमि। उसके बाद वास्तु, वास्तु को क्या कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि। वहीं चारागाह, चारागाह की बात करें तो पशुओं, पशुओं के चारायोग भूमि, पशुओं के चारायोग भूमि। वहीं आपका सील भूमि की बात करें तो जिसको जोता ना जा सके, जिसको जोता नहीं जा सके, जिसको जोता नहीं जा सके उसी को क्या कहते, सील भूमि कहा जाता। अपराध भूमि किसको कहता, बिना जोते हुए भूमि को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित 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 किस देश में रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं लिया था। तो किनको नहीं लिया था, ग्वालियर। सिंध को तो मिला लिया गया था 1893 में। कब मिला गया, तैतालीस होगा ना, 1843 होगा। क्या होगा, 1843। सतारा को 1848, अवध को 1856, अवध को 1856 में। अगला देखेंगे 62, 62 क्या कहता, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, गोपुरम। क्या कहलाता था, गोपुरम। क्या कहलाता था, गोपुरम। अगला देखेंगे 63 नंबर, हुंकार पत्रिका। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो शाहजहां सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा किया गया, शाहजहां सरस्वती। इन्होंने किसान आंदोलन नेतृत्व कब किया था, 1936 में। कब किया था, 1936। हुंकार नामक पत्रिका इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। कहां से, पटना से। कहां से प्रकाशित होता था, पटना से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, 64 में कहता है किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्रमाण मिला है, बनवाली से। कहां से मिला, बनवाली से। इसके अलावा अगर बात करें तो घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का अस्थि पंजर की बात करें तो यह कहां से मिला, सुतकोददा, सुतकोददा कालीबंगन, सुतकोददा कालीबंगन और लोथल। कहां से मिला है, लोथल से। सुतकोदा कालीबंगन और कहां से मिला है, लोथल से मिला है। अग्निकुंड की प्रमाण की बात करें, अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला है, लोथल और कालीबंगन से। लोथल और कालीबंगन से। कहां से मिला है, लोथल और कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, 65 कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत ज्यादा सक्रिय था, छपरा में। कहां पे था, छपरा में। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतान ज्यादा आपका सक्रिय था, छपरा में था। अगला देखेंगे 66, 66 में कह रहा है जल संभर प्रबंधन के संबंध में लिखित में से कथन पर विचार कीजिए। इसके अनुसार धरातलीय और भौम जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। हरियाली परियोजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा जल में किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 67, 67 क्या कहता है सबसे छोटा दिन कब होता है, कब, 23 दिसंबर। सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर। आप दोनों गलादों में दिन कब बराबर होता है जी, 21 मार्च और 22 सितंबर को। दिन बराबर कब होता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, 68 क्या कहता, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका भाग है, तो यह किसका, शिवालिक का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें यह कहां पे पाया जाता है, यह पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। कहां पे है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। और किसके किनारे, वाल्मीकि नगर के पास। इसकी ऊंचाई की बात करें, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितना है, 874 मीटर ना, 874 किलोमीटर नहीं जी, सॉरी मीटर में 874 मीटर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महासागरीय जल की लवणता के वितरण के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। महासागरीय जल के तापमान अथवा घनत्व में परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। कौन सा इसमें कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है आपका। महासागरीय जल की लवणता वाष्पीकरण वर्ष पवन और महासागरीय धाराओं के आदि से प्रभावित होता है, यह भी सही है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की लवणता से अधिक होती है, नहीं जी। अगर बात किया जाए अरब सागर की लवणता कितनी होगा, 36%। और वहीं आपको बंगाल खाड़ी की शाखा की बात करें मात्र 34% है। तो कम तो उल्टा हो गया ना, तो इसमें यह तो गलत हो जाएगा। उच्च अक्षांश पर गहराई के साथ लवणता में कमी होती है, नहीं, यह क्या होता, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो गलत कौन हो गया, 3 और 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कर रहा है, बिहार में पंचायत निकायों में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। कब किया गया? 2006 में किया गया। 71 नंबर, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन है? ए टेबल की पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72। 72 में कह रहा थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? हरिके बैराज है। कौन सा है? हरिके बैराज है। इसका आपका शुरुआत कब हुआ था? बताएंगे। थार मरुस्थल की जो सिंचाई आपका कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था? 1987। इतना लेट कब हुआ था? 1987 में। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 73। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। नदी और उसका उद्गम स्थल। झेलम कहां से निकलता है? बेरीनाग झील से ना, शेषनाग के बेरीनाग झील से, ठीक है। सतलुज नदी कहां से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। ब्यास कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। राबी रोहतांग दर्रा से निकलती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। अर्ध गुच्छित वस्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो कहां हो जाएगा? गुजरात के मैदान और राजस्थान में। गुजरात के मैदान और राजस्थान में। अगला, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो यह जैविक संगठक है, और जैविक संगठन, ऊर्जा संगठक, इनमें से सभी। जैविक संगठन में देखेंगे कौन कौन आ जाएगा। इसमें आ जाएगा स्थल आ जाएगा, वायु आ जाएगा और जल आ जाएगा। और अजैविक में अगर बात करें तो हाँ, ये अजैविक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अजैविक। अजैविक की बात करें तो पादप, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये सब किस में आ जाएगा? जैविक में आ जाएगा। ऊर्जा संगठन की अगर बात करें, या सौर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा होगा ना, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कौन आ जाएगा? भूतापीय ऊर्जा आ जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या दिया हुआ है कि धरातल, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्न में से किसके संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है? तो दाब का, प्रवणता का प्रभाव होता है, घर्षण का भी होता है, कोरियोलिस बल का होता है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। कोपेन, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो CWG किस में आ जाएगा? CWG में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड निम्न में से देशों में से किस देश का हिस्सा है? तो किनका हिस्सा? डेनमार्क का है। लेकिन इसमें अगर बात करें तो वास्तविक यह किसका भाग होगा? तो यह उत्तरी अमेरिका का होगा। किसका होगा? उत्तरी अमेरिका का। किसका भाग होगा? उत्तरी अमेरिका। लेकिन इस पर अधिकार किनका है? डेनमार्क का अधिकार है। किनका? अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 21,66,000 आपको 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। आपका 21,66,086 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 79 नंबर। 79 में दिया सूची 1 को सूची 2 से मिला है। पूर्व मध्य मुख्यालय कह रहा है रेलवे का। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पूर्वी मुख्यालय कहाँ? गोरखपुर में। उत्तर पूर्वी सीमांत का कहाँ पे है? आपका मालेगांव हो जाएगा। और उत्तर पश्चिमी का कहाँ हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में दिया हुआ है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? 1934 में। और सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ कब था? 1930 में। कहाँ हुआ था? कनाडा के कौन सा शहर में? हैमिल्टन। कनाडा के हैमिल्टन में। कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में। अगला देखेंगे 81 नंबर। 81 कह रहा है केंद्रीय खाद्यान्न प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे अवस्थित है? कहाँ पे है? मैसूर। केंद्रीय खाद्यान्न प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पे? मैसूर। इसके अलावा अगर जान लें कुछ कुछ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। लखनऊ में बात करें तो केंद्रीय
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है आपका? लखनऊ में है। और कलकत्ता में नहीं होगा, कटक में कौन हो जाएगा? केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे? कटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या दे रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? भारत की खोज पुस्तक का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। हितोपदेश के नारायण पंडित। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। मिलन पन्नों के लेखक कौन था? अश्वसेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नागसेन होगा। कौन होगा? नागसेन। मिलिंद पन्नों का लेखक कौन था? नागसेन। ऑप्शन डी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83। 83 का रहा है वायुमंडल, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखें नाइट्रोजन, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन 21%। आर्गन की अगर बात करें 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03% हो जाएगा। अन में कितना आ जाएगा? 0.04 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन बैठ रहा है आपका। तो कौन? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन कितना हो गया? 0.004%। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। सौरमंडल का हिलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कॉपरनिक्स। किनके द्वारा दिया गया था? निकोलस कॉपरनिक्स के द्वारा। अगला देखेंगे 85। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता? छिपकली नहीं आता है। अगर सरीसृप की बात करें, सरीसृप में कौन आएगा? सांप आएगा, घड़ियाल आएगा और कछुआ। स्तनधारी की बात करें तो कौन आ जाएगा? मनुष्य, बिल्ली, सब चूहा किसमें आ जाएगा? स्तनधारी में, मेमल्स में। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में दिया है 70 किलोग्राम की मिश्रण में बालू और सीमेंट, बालू और सीमेंट का रेशियो कितना है? 4:1 है। टोटल कितना दिया? 70। रेशियो में 5 का मान कितना है? 70। 1 का मान कितना हो जाएगा? 14 पंचे 70। बालू कितना हो जाएगा? 14 इंटू 4 करेंगे तो 56। और आपको सीमेंट कितना हो गया? 14। क्या कह रहा है कि मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए? तो बालू कितना मिलाया जाए? 56 + x/14 और अनुपात कितना हो जाएगा? 6/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 56 + x बराबर कितना होगा? 6 चौक 24 की 4, 6 2 8 84। x बराबर 84 - 56 जाएगा तो कितना बनेगा? 8 6 14, यहाँ पे बचा 7, 7 में 5 गया 2, 28। कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कह रहा है कि 85 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर, 45 नींबू को 40 रुपया में बेचने पर 20% का क्या होता है? नुकसान होता है ना। आ रहा है ना। तो टोटल आपको कितना है यहाँ पे? 40 रुपया में ना, 40/80 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50। या क्या आ गया आपका? सीपी क्रय मूल्य 50 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? 45 नींबू को बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 50 में। और लाभ कितना कमा रहा है? 120 ना। तो कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा इसका ना। 0 0 कट्टा 15। अच्छा सॉरी। अब यहाँ पे आपको 50 दिया था, अब 50 इंटू क्या करेंगे? 120% निकालेंगे सबसे पहले इसका, तो कटाएंगे कितना होगा? 60। ये आपको क्या आया? एसपी आया। इसका क्या आया? एसपी। आप देखेंगे 45 नींबू है, 45 नींबू को क्या रुपया में बेच रहे हैं? 60 रुपया में बेच रहा है। क्या को नींबू बेचना है? 24 नींबू बेचना है। तो कटा दीजिए अब इसको, कटाएंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपको? 18 आ जाएगा। सॉरी, कितना आ रहा है? 18 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में कह रहा है एक स्कूल में एथलेटिक टीमों की एक समूह में 21 बास्केटबॉल और 26 हॉकी खेलता है। टोटल 3 खेल हो रहा है ना। 3 को पहले घेरा बना लीजिए। एक कौन है आपका? गेट में तला लगाइए पहले। गेट आपको क्या हो जाएगा? एक खेल रहा है आपको बास्केटबॉल, एक हो जाएगा बास्केटबॉल, दूसरा हो जाएगा हॉकी, तीसरा कौन हो जाएगा आपका?
हॉकी के अलावा इसमें कौन हो रहा है, फुटबॉल। कौन हो रहा है, फुटबॉल। अब देखिए सब तीनों खेल खेलने वाला का संख्या कितना है, तीनों खेल खेलने वाला कितना है, 8 है। पीछे से चलिए 15 गो हॉकी और फुटबॉल खेलता है, 15 गो हॉकी और क्या खेल रहा है, फुटबॉल। 15 गो हॉकी और फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल कितना, 15 है, तो 8 7 15 हो गया। उसके बाद कह रहा है 12 गो फुटबॉल और बास्केट, 12 गो फुटबॉल और बास्केट, 12 है तो 8 हो गया तो 4 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है 14 गो हॉकी और बास्केटबॉल, 14 गो है ना, 8 हो गया तो 6 हो जाएगा। अब कितना दिया है, टोटल देख लीजिए, 26 गो हॉकी दिया हुआ है, बाकी कितना दिया, 21 गो बास्केटबॉल दिया हुआ है और 29 गो फुटबॉल दिया है। घटान दीजिए, इसमें फुटबॉल वाला में कितना हो जाएगा, 8 7 15, अब 15 4 कितना हो गया, 19, 29 में से 19 गया, कितना बचा, 10, और इधर 26, 8 6 14, 14 7 21, 26 में 21 गया, कितना गया, 5, अब इसमें हुआ 21, 8 4 12, अब 12 6 18, 21 में 18 गया, 8 3 11। क्या कह रहा है आपसे कि कितना केवल फुटबॉल खेलता है, केवल फुटबॉल खेलने वाला कितना है, 10 गो। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बस बैठाने का तरीका जानिए। इसके बाद देखेंगे नवासी। नवासी नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना, 150, तो दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा, 150 प्लस 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। 300 हो गया लंबाई, तो क्या होता है, निकालना क्या है, समय। टाइम इजकल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी आपका स्पीड कितना दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे का विपरीत चल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 300 बटा आपको 180, और 180 किलोमीटर प्रति घंटा में, 300 क्या मीटर प्रति घंटा, तो इसको 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 0 0 खत्म, 18 टाका खत्म, 6 5 30, कितना आ जाएगा, तो कितना सेकंड हो जाएगा, 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर क्या कह रहा है, 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता, 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 19 से लगा दीजिए 21 में, कितना बच जाएगा, दो बार में, एक बार में जाएगा ना, तो कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कर रहा है, यदि तीन क्रमागत संख्या का गुणनफल x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर आपको कितना दिया, 120, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहां पर x का कोई एक मान लीजिए, तो x का मान हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 का मान लेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 और क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 120। मान निकाल के बताइए कितना आ रहा है, तो 120 बट्टा कितना हो जाएगा, दोनों बराबरी होगा, तो इक्वेशन बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका, बराबरी होगा। कितना हो रहा है आपका, 120 हो रहा है। बराबर तो 120 हो ही गया, 120 बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। अब यहाँ पे सभी संख्या का योग कर रहा था, कितना हो गया, 4 प्लस 4 1 5 प्लस क्या हो गया, 4 2 6, तो 6 5 11, 11 4 कितना हो गया, 15, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है, 10 में खरीद रहा है, 11 में बेच रहा है, कितना का बेनिफिट, 1 का इंटू 10 बटा कितना हो जाएगा, 100, कितना हो गया, 10%, कितना का प्रॉफिट होता है, 10%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93। 93 में आपको दिया हुआ फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है आपको, इसमें सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5.32 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 56 प्लस 44, अब बटा क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में कुछ डॉट दिया बताएंगे इसको क्या दिया हुआ यहाँ पे, प्लस 2.34 पहला हो गया, इसी में आपको दूसरा हो जाएगा आपको -2.34 हो जाएगा, स्क्वायर दिया है, हाँ ठीक है। तो अगर इसको निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, गजब है एकदम, जाएगा 10 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या दिया हुआ है, भिन्न में 4/5 के अंश और हार में छोटी से छोटी कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए जिनमें से बढ़कर कितना हो जाए, 7/13, तो 4/9 में से क्या जोड़ा जाए, दोनों में दो दो जोड़िए, तो देखिए कितना आ रहा है, 6 और कितना हो रहा है, 11, या बड़ा हो रहा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है 7/13 से, 7/13 से अधिक हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95।
95 क्या कर रहा है कि गणित में 5 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 50 है। बाद में से यह पता चला कि 48 अंक के बदले में 84, तो कितना अधिक हुआ है? 84 में से पहले 48 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 6 14, 7 में 4 गया तो कितना बच गया? 3, 36 हो गया ना। अब 36 को किससे डिवाइड करेंगे? कितना बच्चा है? 5 विद्यार्थी, 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 7 5 35 5 दूना 10, और टोटल कितना है औसत उसका? 50। 50 में 7.2 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 42.8। कितना हो जाएगा? 42.8। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 नंबर में कह रहा है कि इस अक्षर में से ऐसा कितना युग्म है जिनके मध्यम में उतना ही अक्षर आता है जितना कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में? कौन कौन बनेगा यहाँ पे देखेंगे तो ओपी पहला कौन हो जाएगा? ओपी। दूसरा बन जाएगा ओ आर बन जाएगा, फिर हो जाएगा पी आर, फिर हो जाएगा आर टी हो जाएगा। क्या हो गया? आर पी हो जाएगा ना, आर पी हो जाएगा। तो कौन में क्या को बनेगा? 4 को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97। 97 तो आपको क्रम में सजाने दिया हुआ है, इसको सजा लीजिए। पहले यहाँ पर जो सेम मिल रहा है तीनों कटा दीजिए, तीनों कटा दीजिएगा तो आप कौन पहले आ रहा है? टी तो 20 होता है, एस 19 होता है, एस वाला में देखिए आई 9 होता है, तो पहले 3 आएगा। पहला कौन आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद हो जाएगा आपका 4, तो इसमें कौन हो गया? 3 और 4। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बना लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 97। 97 में रीजनिंग क्या लगा है आपको? 8 8 12 24 और 60 दिया है। इसमें देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई किया है। कितना से क्या है? 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से, फिर किसे क्या है? 2 से क्या, मतलब 5 का 0.5 का वृद्धि हो रहा है, इसमें 2.5 से। अब कितना से होगा? 3 से। तो 6 18 कितना हो जाएगा? 180। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99। 99 में कह रहा है दिए गए आकृति में से कितने त्रिकोण होगा? क्या होगा? 16 या उससे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट बताएंगे 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर में कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ऑप्शन अगर बी का यूज करें तो 36 और गुना, गुना और माइनस को हटाना है ना, तो भागा 2 माइनस 12 प्लस 3 और गुना 6, कितना हो जाएगा आपका? 18 माइनस 12 प्लस 12, आपको 18। 18 माइनस इधर कितना हो जाएगा आपका? 27 में कटाएंगे कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? यह 12। अच्छा अच्छा ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना। 18 प्लस कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा? 24। तो समीकरण सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी। तो ये आपका छठा सेट नंबर था। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।